पीवी डायग्राम कर लिया था हम लोगों ने? हाँ सर, पीवी डायग्राम कर लिया था। ओके गुड। पीवी डायग्राम में हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए कराया था, उस पर एक क्वेश्चन कराया था ना मैंने? यस सर, कराया था। चलिए एक सवाल और लिखिए। ये P वर्सेस V का ग्राफ है अपने पास। ये P2 है, यहाँ पे P1 है, और ये आपके पास V1 और ये आपके पास V2। हमें वर्क डन निकालना है। कैलकुलेट वर्क डन पाई इंटू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। वेट अ मिनट, होल स्क्वायर करना है इसका पूरे का, ठीक है। बी ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, पाई इंटू V2 माइनस V1 बाई 2 का होल स्क्वायर। सी ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, पाई इंटू P2 माइनस P1 अपॉन 2 इंटू V2 माइनस V1 अपॉन 2, ये हो जाएगा। एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दैट। आंसर हो जाए तो बताइएगा। आरुषि, ये बताऊं या हो गया? सर बता दीजिए प्लीज। देखिए, जब भी पीवी का कर्व दे रखा हो, ग्राफ दे रखा हो, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि वर्क डन अंडर पीवी कर्व, वेट अ मिनट, एरिया अंडर पीवी कर्व इज इक्वल टू होता है वर्क डन। यही लिखवाया था ना मैंने? ये नहीं पढ़ा आपने? ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये एरिया कैसा शो कर रहा है, सर्कुलर शो कर रहा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे यस सर। रेडियस दो तरीके से निकलेगा आपका, ठीक है। एक इधर वाला जो कि पी के टर्म में होगा, और एक इधर वाला जो कि वी के टर्म में होगा। तो ये वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? P2 माइनस P1 बाई 2 हो जाएगा रेडियस, क्योंकि ये पूरा का पूरा P2 माइनस P1 होगा। हमें रेडियस से मतलब है, यस सर। ये वाला रेडियस P2 माइनस P1 बाई 2 होगा, और ये वाला रेडियस क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू पहले वो ले लीजिए P2 माइनस P1 अपॉन 2, और फिर क्या हो जाएगा? V2 माइनस V1 अपॉन में 2। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे एक थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री वगैरह, थर्मो इक्वेशन देखेंगे कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हमें निकालना है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो डीवी जो होगा, चेंज इन वॉल्यूम, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन की बात होगी, तो फ्री एक्सपेंशन की सबसे पहले बात करेंगे हम लोग। तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हो जाता है कि पी एक्सटर्नल जो है 0 आ गया। फ्री एक्सपेंशन का मतलब ये भी होता है कि जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, जो सिस्टम है बेसिकली वो वैक्यूम में है। किसमें है? वैक्यूम में। तो पी एक्सटर्नल 0 हो गया तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में जब हमने प्रोसेस पढ़ा था तो मैंने बताया था आपको, तो जो यहाँ पे क्यू होता है वो होता है आपका 0। क्यू जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि नहीं आता है नहीं जाता है। तो क्यू बेसिकली जो होगा आपका एडियाबैटिक वॉल के वजह से वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू फ्लॉड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे Q जो है बेसिकली वो अपना 0 है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W हो जाएगा कि नहीं? सिंस Q इज यस सर, हो जाएगा। 0 हो जाएगा। ठीक है। अब W हम लोग निकाल सकते हैं। W का हमने फॉर्मूला पहले भी दिया था कि देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया? डेल्टा U। डेल्टा U का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था। डेल्टा U इज इक्वल टू होता है NCV/dt, याद है? यस सर। अब यहाँ पे NCV/dt आ गया और डेल्टा U W के बराबर है, तो W इज इक्वल टू हम सीधे सीधे लिख सकते हैं NCV/dt को हम लिख सकते हैं T2 माइनस T1, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वर्क डन का एक फॉर्मूला। ठीक है। अभी देखते जाइएगा। W इज इक्वल टू अपने पास आया है। आशीष, एम आई ऑडिबल? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। रुक जाइए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आशीष यहाँ देखिए, आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो वर्क डन 0 होगा। यस सर। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? कि सिस्टम वैक्यूम में है, यानी पी एक्सटर्नल 0 तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस यानी Q इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा U अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो Q 0 है तो डेल्टा U इज इक्वल टू W, और हीट कैपेसिटी पढ़ने के बाद डेल्टा U इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला NCV/dt। दैट मीन्स डेल्टा U और W इक्वल है तो W इज इक्वल टू NCV, T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। यस सर। चलिए ये लिखिए आप लोग जरा। हो गया? चलिए तो यहाँ पे यस देखिए, सर, हो गया। वेरी गुड। तो W इज इक्वल टू NCV T2 माइनस T1 हो गया। ठीक है, बस अब देखते जाइएगा जरा। आप लोग को याद है मैंने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, CP माइनस CV इज इक्वल टू R, लिखवाया था ये? अभी कोई नहीं लिखेगा? यस सर। अब यस देखिए सर, यहाँ पे CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और एक फॉर्मूला होता है जो कि केमिकल बेसिकली फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोग, CP अपॉन CV इज इक्वल टू होता है गामा। और ये जो गामा होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं पॉइजन रेशियो। क्या कहते हैं? पॉइजन रेशियो। ये फिजिक्स में पढ़ेंगे आप लोग, इसे ध्यान में रखना आप लोग को। अब देखिए हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे अब अपने को मिल गया था CP माइनस CV, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अब मैंने क्या किया, पूरे इक्वेशन को CV से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CP अपॉन CV बनेगा, यहाँ 1 बन जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा? R अपॉन CV बन जाएगा कि नहीं? अब यहाँ पे CP यस अपॉन CV जो है वो क्या हो जाएगा? गामा माइनस 1। क्या हो जाएगा? गामा माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन CV। अब यहाँ पे CV का वैल्यू निकाल लूंगा। तो अगर मैं CV का वैल्यू निकालता हूँ तो क्या मैं CV इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 लिख सकता हूँ?
सीधे सीधे इधर मल्टीप्लाई करिए और फिर इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो ये मिल जाएगा कि नहीं, बताइए। यस सर। अब देखिए यहाँ पे CV का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जरा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है, NCV dt, ठीक है। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू सीधे सीधे N इंटू CV का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, R अपॉन गामा माइनस 1 लिख दिया, और फिर क्या था आपका T2 माइनस T1, तो ये लिख दिया T2 माइनस T1, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NR गामा माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा T2 माइनस T1। अब इसको थोड़ा सा और खोल के लिख देंगे, NRT2 माइनस NRT1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, गामा माइनस 1, यानी इसके जगह NRT के जगह PV लिख सकता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा P1V1 माइनस सॉरी P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला होता है बेसिकली वर्क डन बाई एडियाबैटिक प्रोसेस का, और गामा जो होता है वो क्या होता है आपका, पॉइजन्स रेशियो होता है। क्लियर है, तो इसे लिखिए पहले आप लोग, फिर आगे करेंगे। यस सर। हो जाए तो बताइएगा। डन। यस सर। आरुषि, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए केमिकल रिएक्शन के लिए हम लास्ट एक कर लेते हैं,
for chemical reaction. For chemical reaction. देखिए फॉर केमिकल रिएक्शन की जब बात करते हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल डेल्टा वी आ गया आपके पास। तो वर्क डन इज इक्वल टू, देखिए पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो हम सीधा सीधे ये भी लगा सकते हैं माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, और डेल्टा एन जी ऑलरेडी मैंने बता चुका आप लोगों को कि ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। ओनली इन गैसियस स्टेट वाले को कंसीडर करना होता है, और नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से मिलेगा, उसके स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मिलेगा। कोएफिशिएंट से केमिस्ट्री में उसको क्या कहते हैं, स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और मैथ्स में कोएफिशिएंट कह लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। एक रिएक्शन दिया हुआ है N2 गैसियस स्टेट में प्लस 3H2 गैसियस स्टेट में विल गिव अमोनिया 2NH3 इन गैसियस स्टेट। ठीक है, राइट द साइन ऑफ वर्क डन। साइन का मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, और जीरो होगा तो भी बता देंगे। राइट द साइन ऑफ वर्क डन which is carried out against constant external pressure. Constant external pressure. ये समझ में आया ना, जो चेंज किया हूँ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी आर टी। आर को कांस्टेंट, आर तो कांस्टेंट होता ही है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पी डेल्टा वी के जगह माइनस डेल्टा एन जी आर टी लगा देंगे, माइनस ऑलरेडी था इस वजह से माइनस। आशीष आंसर आ गया? ओके, बस ये बताना है नेगेटिव है या पॉजिटिव, वैल्यू कुछ नहीं दे रखा है ना, पी एक्सटर्नल का आर और टी, टी भी कुछ नहीं दे रखा है, तो आपको बस बताना है नेगेटिव या पॉजिटिव। दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन डेल्टा एन जी। आरुषि, नहीं हो तो भी बता दीजिएगा आप लोग।
हो गया आशीष? नहीं हो रहा? तो देखिए सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क डन निकालना है रिएक्शन के लिए, सीधे सीधे दे रखा है फॉर्मूला माइनस डेल्टा एन जी आर टी। जरा फोकस करिए आप लोग, डेल्टा एन जी का वैल्यू कितना आया इस रिएक्शन के लिए? डेल्टा एन जी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ये है, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2 है। बस गैसियस प्रोडक्ट के लिए लेना है तो गैस दिख रहा है, माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कितना है, ये भी गैस में है तो 3 + 1, इसका कितना है, कोएफिशिएंट 1 है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो ये वैल्यू क्या आ गया, -2 आ गया। तो जब वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे, ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस है और -2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, +2 RT हो जाएगा। इसका मतलब वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि नहीं, वर्क डन Yes, ग्रेटर sir. देन 0 होगा। बस हो Yes, गया। sir. होगा. चलिए स्लाइड चेंज करूं। Yes. Yes, sir. चलिए तो क्वेश्चन लिखिएगा, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस is kept in an insulated container at 300 Kelvin. If gas is suddenly compressed, by applying a pressure of 2 atm, its temperature is raised up to 400 Kelvin. Calculate work done if CV equals to 25 kilojoule, 25 kilojoule नहीं, CV equals to 25 joule per mole per Kelvin. इसके बाद थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट आएगा जिसमें डेफिनेशन हमें लिखना होगा, लेकिन बहुत आसान होता है, उस पर क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े बनते हैं, देखने में अजीब से लगेंगे लेकिन उनके सॉल्यूशन बहुत इजी होते हैं।
हो गया? आरुषि, आशीष, चलिए जरा इधर देखिए, ये भी बहुत आसान है। हमें क्या दे रखा है, 5 मोल ऑफ आइडियल गैस इंसुलेटेड कंटेनर में रखा गया है। T1 ये रहा आपका 300 केल्विन। गैस को सडनली प्रेस किया गया विद अ प्रेशर 2 atm, इट्स टेम्परेचर इज रेज टू अप टू T2 400 केल्विन। कैलकुलेट वर्क डन। जब भी T1 T2 की बात करें, टेम्परेचर वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, एक फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया था जिसमें CV का भी वैल्यू था, क्या था? NCV T2 माइनस T1, यही लिखा था ना, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। बस वैल्यू रख दीजिए, 5 इंटू 25 इंटू 400 माइनस 300, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 150, सॉरी 125, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो ये 125 इंटू 100 कितना हो गया आपका? बताइए। 12,500 जूल आ जाएगा। आशीष, आप लोग बोल नहीं रहे, ये समझ में आया? Am I Yes, audible sir. to both of you? Okay. स्लाइड चेंज करूं? Yes, sir. देखिए थोड़ा इंटरेस्ट दिखाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी। बहुत आसान चैप्टर है ये। चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर सवाल यहाँ से रहेंगे। क्वेश्चंस बहुत ही बेकार दिखेगा, डेंजर दिखेगा, लेकिन आसान होता है, बहुत ज़्यादा आसान होता है। बहुत बड़े बड़े सवाल बनते हैं इस पे। क्वेश्चन जो होगा, हो सकता है एक एक पेज का दे रखा हो, लेकिन सॉल्यूशन 1 से 2 लाइन में हो जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले टॉपिक डालिएगा इंथैल्पी चेंज। यहाँ पे टॉपिक डालेंगे हम लोग इंथैल्पी चेंज, कॉमा, जिसको हम लोग डेल्टा RH कहते हैं। क्या कहते हैं? इंथैल्पी चेंज डेल्टा RH ऑफ अ रिएक्शन, ऑफ अ रिएक्शन, जिसका नाम दूसरा हो जाएगा रिएक्शन इंथैल्पी। क्या लिख देंगे? रिएक्शन इंथैल्पी, जिसको किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा RH। R जो होता है सबस्क्रिप्ट में रहेगा, ठीक है। तो रिएक्शन इंथैल्पी बेसिकली होता क्या है, जब भी एक आपने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कुछ बनाया, ठीक है, जस्ट सपोज एक रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, जिसमें क्या हो रहा है, आपका रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट्स, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, जितना चेंज इन इंथैल्पी आए उसे हम लोग कहते हैं रिएक्शन इंथैल्पी। क्या कहते हैं उसे? रिएक्शन इंथैल्पी। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, द इंथैल्पी चेंज, द इंथैल्पी चेंज accompanying a reaction, accompanying a reaction is called reaction enthalpy, is called reaction enthalpy. अब हम निकालेंगे कैसे रिएक्शन इंथैल्पी? तो बहुत आसान है, ठीक है। कैसे निकालते हैं? जस्ट सपोज कि डेल्टा RH इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला बहुत आसान होता है। इज इक्वल टू होता है सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ इंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। ये होता है आपका, क्या होता है ये आपका? डेल्टा RH का फॉर्मूला। अब हमें ये कैसे पता चलेगा? इंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो ये गिवन होगा, बेसिकली मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा भी। सबसे पहले ये लिख लीजिए, और फिर इसको मैथमेटिकल टर्म में भी करेंगे। आप लोगों के पास मैथ्स है, आपको पता है, जब आगे पढ़ेंगे आप लोग या पढ़ ही चुके होंगे, ये सिग्मा होता है, समेशन का साइन होता है, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए।
हो गया? Sir, done. आशीष, चलिए तो देखिए हम इसको लिखते कैसे हैं। सबसे पहले इसको समेशन में लिखना सिखा दूं आपको कि डेल्टा आर एच इज इक्वल टू, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन आई यहाँ ए आई और ये एच, एच का मतलब इंथैल्पी है किसका, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट्स, माइनस सिमिलरली यहाँ पे ले लेंगे, ए यहाँ ले लिए हैं तो यहाँ बी ले लेंगे, आई जितने बार भी आए, आई क्या होता है बेसिकली 1 2 3 जितने बार आए, ठीक है, उन सबको हमें क्या करना है, ऐड करना। तो ये मैथमेटिकल टर्म में लिखा दिया आपको। अब देखिए जस्ट सपोज एक रिएक्शन से मैं समझा देता हूँ कि कैसे वैल्यू को रखना है। जस्ट सपोज अपने पास है CH4 गैसियस स्टेट में प्लस 2O2 गैसियस स्टेट में, बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंस्ड होना चाहिए, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो ये अपने को दे दिया यहाँ पे CO2 गैसियस स्टेट में, एंड देन यहाँ पे दे दिया 2H2O लिक्विड स्टेट, क्या दे दिया, 2H2O लिक्विड स्टेट में। अब इसका डेल्टा आर एच निकालना है, तो डेल्टा आर एच इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, सिग्मा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट का लेना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट का लेना है तो HM लिख देता हूँ। प्रोडक्ट में क्या क्या आ रहा है, CO2 आ रहा है और H2 आ रहा है, तो मैंने HM लिख लिया। CO2 का जो भी वैल्यू दे रखा हो, जो भी CO2 का एंथैल्पी दे रखा हो, जो कि क्वेश्चन में दे रखा होगा, उसका लिखना है। उसके बाद प्लस, ठीक है। अब ये H2O का जो भी दे रखा हो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 मोल है इसका, तो 2HM और जो भी H2O का दे रखा हो उसको लिखेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि प्रोडक्ट खत्म। अब माइनस कर देंगे रिएक्टेंट वाले से HMCH4 का, ठीक है, और CH4 वाले में प्लस करेंगे। फिर O2 का, O2 का जब लिखेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, 2 मोल दे रखा है, तो इसमें भी 2 इंटू HM जो भी मोलर इंथैल्पी दे रखा है, इंथैल्पी दे रखा है O2 का, उसको रख के मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपना डेल्टा RH मिल जाएगा। समझ में आया आरुषि, आशीष, आप लोगों को Yes. समझ, ठीक है, लिखिए जरा। हो जाए तो बताइएगा। Sir, done. वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशंस आएंगे जो कि जानना जो बहुत जरूरी है, इसके बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट अब लिखना शुरू करिए। सबसे पहले टॉपिक डालेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। वो क्या था आपका, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन था, ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये स्टैंडर्ड जिसके भी ऊपर लग गया ना, समझ लीजिए एक स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, उसी की बात कर रहा है। जैसे आपने STP देखा होगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP देखा होगा आपने, पढ़ा होगा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये स्टैंडर्ड को एक और पहचानने का तरीका होता है, जिसके भी ऊपर, जैसे H है, H इंथैल्पी है, डेल्टा H चेंज इन इंथैल्पी है। अब यहाँ पे मैं नॉट लगा दिया ऊपर, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड चेंज इन इंथैल्पी। बात समझ में आई। अगर मान लीजिए कोई भी टर्म है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास इंटरनल एनर्जी है और मैंने इस पे ये लगा दिया, तो स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी हो गया, और यहाँ पे चेंज डेल्टा लगा दिया तो स्टैंडर्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। जिस पे भी नॉट लग गया ना, वो स्टैंडर्ड डिनोट करता है। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर देते हैं हम लोग कि रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग द, इट इज द, या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द enthalpy change for a reaction when all the participating substances participating मतलब reactants की बात कर रहा है, participating substances
are in their standard states, are in their standard states, वो सारे किस में होते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट्स में होते हैं, ठीक है। और स्टैंडर्ड स्टेट्स होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि स्टैंडर्ड स्टेट्स के लिए एक पॉइंट लिख देते हैं कि द स्टैंडर्ड स्टेट्स of a substance at a specified temperature, at a specified temperature is its pure form at 1 bar. स्पेसिफाइड टेम्परेचर और एट 1 बार पे हो प्रेशर, तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड स्टेट्स, ठीक है। तो इसको पहचानने का नॉट भी लगा सकते हैं, और स्टैंडर्ड इंथैल्पी क्या होता है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो पूछिए जरा जल्दी। और यहाँ पे जो मैं HM लिखा था पिछले वाले रिएक्शन में, HM बेसिकली क्या था, मोलर इंथैल्पी था। क्या था, मोलर इंथैल्पी। अब ये मोलर इंथैल्पी क्या होता है, मोल की बात हो रही है, 1 मोल, ठीक है। आशीष, सर डन। चलो आशीष आपका भी हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ और डेफिनेशन आएंगे। जैसे सबसे पहले टॉपिक आ जाएगा आपके पास इंथैल्पी ऑफ ना लिख के लिखिएगा, इंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब यही है, ट्रांसफॉर्मेशन। वेट अ मिनट, तो देखिए फेज ट्रांसफॉर्मेशंस में 3 टाइप का आ जाएगा, ठीक है। जस्ट सपोज एक लिक्विड स्टेट है, उसमें कुछ एनर्जी लगाया हमने, इंथैल्पी दिया, ठीक है, उसको चेंज कर दिया वेपर में, तो वो हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। यानी जो वेपोराइजेशन के ड्यूरिंग, ठीक है, ड्यूरिंग द वेपोराइजेशन जो चेंज इन इंथैल्पी आया है उसको क्या कह देंगे, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। जस्ट सपोज कोई सॉलिड है, उसको डायरेक्ट हमने गैस में कन्वर्ट कर दिया है, किस में कर दिया, गैस में, तो सब्लिमेशन हुआ, तो वहां पे टर्म आ जाएगा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। यानी जो चेंज इन इंथैल्पी आया है ड्यूरिंग सॉलिड टू गैसियस स्टेट, ठीक है, उसे क्या कह देंगे, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर आ जाएगा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो ये सारी चीजें वही फेज पे डिटरमाइन करती है, स्टेट पे डिटरमाइन करती है कि स्टेट चेंज करने में, फिजिकल स्टेट चेंज करने में जो चेंज इन इंथैल्पी आया है उसके नाम पे आ जाए, ठीक है। जैसे जैसे पहले टॉपिक डाल लीजिएगा, पहला सीधे लिखना शुरू करिए कि आपके पास आ गया द इंथैल्पी change that accompanies melting of 1 mole of a solid substance in a standard state। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब प्रेशर कितना हो गया, 1 बार, इन स्टैंडर्ड स्टेट्स। स्टैंडर्ड स्टेट is called standard enthalpy of fusion or molar enthalpy of fusion। molar enthalpy of फ्यूजन। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो बेसिकली ये मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का ही मैंने डेफिनेशन लिखवाया आपको, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और मोलर इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और इसको डिनोट करते हैं डेल्टा फ्यूज H।
नॉट, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड की बात हो गई। मतलब H2O, जस्ट सपोज आपका H2O एक सॉलिड में था, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ इंथैल्पी लगाया, चेंज इन इंथैल्पी किया, एनर्जी लगाया और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मेल्ट करके लिक्विड में कर दिया, तो यहाँ पे जो इंथैल्पी होगा उसको हम लोग कहेंगे फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहेंगे, जो कि जनरली होता है 6 किलो जूल पर मोल होता है। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। उसके बाद ऐसे ही आ जाएगा आपका इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, उसके बाद आ जाएगा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, देन बात करेंगे हम लोग मेन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या फिर एंथैल्पी ऑफ कंबशन, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस वगैरह आ जाएंगे। बहुत आसान होता है लेकिन। चलिए लिख लीजिए आप लोग। आरुषि हो गया। Sir, done. ओके, अब इसका दूसरा डेफिनेशन लिख लीजिएगा इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to vaporize 1 mole of a liquid at constant temperature and under a standard pressure। स्टैंडर्ड प्रेशर का मतलब 1 बार is called its standard enthalpy of vaporization or molar enthalpy of vaporization। molar enthalpy of vaporization वही लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने में जो चेंज इन इंथैल्पी आए या जो हीट रिक्वायर्ड हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो डेल्टा VAP और H0 लगा दिया, यानी स्टैंडर्ड की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ भी एक रिएक्शन लिख सकते हैं, H2O को हमने लिक्विड स्टेट में ले लिया और इसको कन्वर्ट कर दिया हमने H2O गैसियस स्टेट में, तो यहाँ जो चेंज इन इंथैल्पी आ जाएगा वेपोराइजेशन H0। ठीक है, इसे ही कहते हैं, और ये जनरली होता है आपका प्लस में 40.79 किलो जूल पर मोल। क्योंकि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी हमें यहाँ देना पड़ेगा, तो ये हो जाए।
हो जाए तो बताइएगा आप लोग। आरुषि, आशीष, आरुषि हो गया आपका? आशीष, Yes, sir. Done. ओके। अब देखिए इसका लास्ट फेज ट्रांसफॉर्मेशन वाला करते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन से क्या पता चलता है? सीधे सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो सीधे सीधे लिख लीजिए, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है, यानी इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा सब एच नॉट, ठीक है, इज द चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of a solid substance, when 1 mole of a solid substance sublimes at a constant temperature and under a standard pressure which is 1 bar। बस तो ये वही सारी चीजें सेम है, ठीक है। आपको वेपोराइजेशन ऑलरेडी पता था पहले से, फ्यूजन के बारे में भी पता, आपको सब्लिमेशन के बारे में भी पता है। तो जाहिर सी बात है सॉलिड से लिक्विड गैस में जाने में जितना चेंज इन एंथैल्पी है उसे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे, अगर स्टैंडर्ड स्टेट पे कैरी किया जाता है, ठीक है, कैरिड आउट एट स्टैंडर्ड स्टेट्स, तो वो 1 बार प्रेशर पे किया जाएगा। अदर देन दैट वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होगा, बट एट 1 बार प्रेशर इट विल बी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बस यही, ठीक है। ये हो जाए तो बताइएगा। हो गया? लिख लिया आप लोगों ने?
आरुषि, आशीष, Yes, sir. वेरी गुड। अब देखिए अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसके बाद बात आ जाएगी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बात आएगी? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे किसी भी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में जो चेंज इन इंथैल्पी आए, ठीक है, जो इंथैल्पी लगे, जो एनर्जी लगे, उसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए H2 है, ठीक है, गैसियस स्टेट में, प्लस हाफ O2 है, इन दोनों को मिला के हमें क्या मिलता है? H2O मिलता है लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐसे डिनोट करते हैं और नॉट लगा दिया तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो होता है -285.8 किलो जूल पर मोल। प्रैक्टिकली इतना देखा गया, इतना होता है। ठीक है, और इससे ये भी पता चलता है कि ये हीट रिलीज हो रहा है। नेगेटिव साइन यही बताता है, इंथैल्पी चेंज नेगेटिव हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी प्रोडक्ट काफी ज्यादा स्टेबल है रिएक्टेंट्स से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो लिखेंगे द इंथैल्पी, द स्टैंडर्ड इंथैल्पी change for the formation of one mole of compound। किसके लिए? 1 mole of a compound from its element in their standard, in their most stable states of एग्रीगेशन कहते हैं, एग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब होता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ठीक है, रेफरेंस स्टेट से लेते हैं बेसिकली, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी। स्टैंडर्ड मोलर इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो डेल्टा FH नॉट होता है। तो किसी भी एलिमेंट्स को कंबाइन करने के बाद जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसमें जो चेंज इन एंथैल्पी आता है, ठीक है, पूरा का पूरा, उसे कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बहुत आसान। ठीक है, एग्जांपल भी दे दिया हूं मैं आप लोगों को, लिख लीजिए। यहाँ पे भी अभी तक वही फॉलो हो रहा है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, जो हमने स्टार्टिंग में करवाया था आपको। ये हो जाए तो बताइएगा। दो थ्योरी बचा अपने पास, एक हेस लॉ, एक इंथैल्पी ऑफ कंबशन, फिर आपका न्यूमेरिकल आएगा।
हो गया? Sir, done. वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे एक और आता है आपके पास जिसको हम हेस लॉ कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे टॉपिक डालिएगा स्टार मार्क करके, यहाँ लिखिएगा हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये होता क्या है, उसके बाद हम लोग इसका डेफिनेशन लेते हैं। देखिए एक रिएक्शन होता है ए से बी जाता है, ठीक है, ए से कहाँ जाता है, बी जाता है, जिसका चेंज इन एंथैल्पी होता है डेल्टा एच। और एक रिएक्शन है, ये पहला पाथ है, ए से बी डायरेक्ट जा रहा है, डेल्टा एच चेंज आ रहा है एंथैल्पी में। दूसरा पाथ है एक ए से सी जाता है, सी से डी जाता है एंड देन डी से बी जाता है। तो पहले वाले पाथ में डेल्टा H1 चेंज इन एंथैल्पी आया, दूसरे में डेल्टा H2 चेंज इन एंथैल्पी आया, तीसरे में डेल्टा H3 चेंज इन एंथैल्पी आया। और देखा ये गया कि जो डेल्टा H डायरेक्ट स्टेप वाला है वो इन तीनों के सम के बराबर है। तो यही कहता है आपका हेस लॉ कि चाहे आप कोई भी पाथ फॉलो करें, यू विल एंड अप लाइक दिस, ठीक है। मतलब अगर 5, 6, 10 पाथ भी यूज करते हैं आप लोग, ठीक है, फिर भी वो उन सब 10 का जो चेंज इन इंथैल्पी का सम है वो किसके बराबर आता, डायरेक्ट वाले पाथ के बराबर आता, ठीक है। क्योंकि ये जो डेल्टा एच होता है, ठीक है, एच क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। क्या होता है आपका, स्टेट फंक्शन होता है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसका डेफिनेशन, इफ अ रिएक्शन takes place in several steps, then its standard reaction enthalpy is the sum of the standard enthalpies of the intermediate reactions into which the overall reaction may be divided at the same temperature बहुत आसान है, लिख लीजिए इसे। हो जाए तो बताइए। सर ये आपने लास्ट में डिवाइडेड एट द सेम के बाद क्या लिखा है? एट द सेम टेम्परेचर। सर डन। वेरी गुड।
तो ये है आपका हेस्ट लॉ, ठीक है। इसके बाद टॉपिक डालिएगा। आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, नो डाउट। एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जिसमें जो सबसे पहला आएगा अपने पास वो आ जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, और इसका क्या हो जाएगा डेल्टा सी एच नॉट। ये लिख लीजिए पहले आप लोग। चलिए, तो देखिए कंबसन जो होता है बेसिकली, ठीक, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे कंबसन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज the change in enthalpy or the enthalpy change per mole of a substance when it undergoes combustion, ठीक है। जब भी कंबसन हो रहा है उसमें चेंज इन एंथैल्पी आ रहा है, उससे क्या कहते हैं हम लोग उससे क्या कहते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ कंबसन कहते हैं। उससे क्या कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबसन व्हेन इट अंडरगोज कंबसन एंड ऑल reactants and products being in their standard states, अगर स्टैंडर्ड स्टेट्स पे है at the specified temperature, ठीक है। स्पेसिफाइड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब वही हो गया, 1 बार प्रेशर पे है तो आपका क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबसन। पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा ये स्टैंडर्ड बेसिकली एंथैल्पी ऑफ कंबसन क्या है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इन दोनों में रिलेशन एक जैसा क्यों आता है और कैसे आता है। हो गया सर। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं कंबसन की बात कर रहा हूँ, कंबसन का मतलब क्या होता है बर्न करना, ठीक है। जस्ट सपोज मैंने बात किया CH4 + O2 ऐड किया तो यहाँ पे क्या बन गया आपके पास CO2 + H2, और कभी भी इन सब की बात करेंगे तो बैलेंस करना भूलिएगा नहीं, बैलेंस कर देंगे 2O2 और यहाँ पे 2H2, ठीक है, हो गया बैलेंस। तो ये जो होगा जब भी ऑक्सीजन से ये बर्न कराया तो ये क्या होगा एंथैल्पी ऑफ कंबसन, कंबसन यहाँ देख सकते हैं ना, एंथैल्पी ऑफ कंबसन किसकी हो रही है, कंबसन कौन है, कंबस्ट कौन है CH4 की, है कि नहीं। यस सर। अब इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, लिख सकता हूँ कि नहीं, CO2 एंड H2,
अब यस ये सर। कंबस्ट हो के हुआ हो या फिर कैसे भी हुआ हो, लेकिन फॉर्मेशन तो यही होता है ना, यानी इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होगा वो फॉर्मेशन ऑफ CO2 के बराबर होगा कि नहीं। तो सवाल में आपको डायरेक्ट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 दे देगा और पूछेगा फॉर्मेशन ऑफ CO2, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया कैसे? यस सर। चलिए, तो इससे लिख लीजिए और एक सवाल लिखवाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, उससे डिस्कस करते हैं हम लोग। मिटा दो इसे, जल्दी लिख लीजिए। सर डन। वेरी गुड। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक सवाल लिख रहा हूँ मैं। सवाल कुछ ऐसा है, ये सवाल मैं आप लोगों को बता दूंगा। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH जो कि लिक्विड स्टेट में, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसके दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। ठीक है, अब डेटा क्या है अपने पास, तो यहाँ पे देखिए ए दे रखा है आपके पास, CH3OH दे रखा है लिक्विड स्टेट में, जिसको हमने 3/2O2 से रिएक्ट कराया, यानी इसका कंबशन हो रहा है बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा, CO2 गैसियस स्टेट में प्लस 2H2O होगा कि नहीं लिक्विड स्टेट में, ये दे रखा है आपको। बी दे रखा है आपका C जो कि ग्रेफाइट है, यानी सॉलिड स्टेट में है, ये रिएक्ट कर रहा है आपका O2 से, तो ये आप उनको अब हम लोगों को दे रहा है CO2 गैसियस स्टेट में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है डेल्टा RH जो दे रखा है -726 किलो जूल पर मोल दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा CH कंबसन जो हो रहा है यहाँ पे दे रखा है आपका -393 किलो जूल पर मोल कंबसन हो रहा है। और यहाँ पे H2 गैसियस स्टेट में जो कि हाफ O2 से कंबाइन हो रहा है गैसियस स्टेट में, तो ये मिल रहा है आपको H2O लिक्विड स्टेट में, और इसका डेल्टा F का मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन दे रखा -286 किलो जूल पर मोल। पहले सवाल उतार लीजिए आप लोग, फिर हम लोग मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हो। हमें निकालना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। सवाल हो सर डन। जाए, वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे आरुषि, देखिए पहला मेथड तो ये है कि CH3OH का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताना है, तो इन तीनों को मिला के बनाए। ठीक है, कैसे बनेगा, तो सॉल्यूशन जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, ये CH3OH का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी प्रोडक्ट साइड में ये होना चाहिए, तो इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे। कर सकते हैं कि नहीं? यस सर, कर सकते। अब एक बात बताइए, अगर A से B जा रहा है और ये एक्सोथर्मिक होगा, तो B से A जाएगा, तो क्या ये एंडोथर्मिक होगा? यस सर। यानी A से B में अगर ये लिखा है माइनस, मतलब A से B में जो भी वैल्यू आएगा उसका नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं, उल्टा हो जाएगा, यस सर। क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया, यानी -1 रिएक्शन करना है। ठीक है, अब B और C पे देखिए, जरा B और C पे फोकस करिए। तो ये कार्बन किधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, और ये O2 है, ये भी लेफ्ट हैंड साइड पे, और CO2 है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे। इस पे कुछ नहीं करना है, इसको आपने जब रिवर्स किया है तो CO2 लेफ्ट हैंड साइड पे गया है और CO2 ये राइट हैंड साइड पे गया है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसकी जरूरत भी नहीं है हम। ठीक है, अब देखिए, यानी इसमें ऐड कर देंगे सेकंड वाला इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड वाले इक्वेशन की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये H2 है और ये हाफ O2 है। ठीक है, ये क्या है आपका H2 है और हाफ O2 है, तो थर्ड वाले इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे,
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये क्यों किया हमने, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है 2H2O हो जाएगा और ये राइट हैंड साइड में रहेगा और ये लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बनेगा क्या, मैं सबसे पहले ये लिखा देता हूँ आपको। सेकंड वाला इक्वेशन जैसा है वैसे लिख रहा हूँ, C प्लस में, सेकंड वाला इक्वेशन में C प्लस क्या था, O2 था। ठीक है, और ये क्या दे रहा है, C प्लस O2 से हमें दे रहा है CO2 दे रहा है। थर्ड वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो थर्ड वाले इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, तो ये 2H2 हो जाएगा और इस साइड सॉरी अभी ये हाफ O2 था तो ये O2 हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड बन जाएगा ये 2H2O। अब ये फर्स्ट वाला इक्वेशन को बस रिवर्स करना है, तो रिवर्स जब करूंगा तो आपका इधर आ जाएगा प्लस में CO2 एंड देन क्या आ जाएगा प्लस में 2H2O और इधर आ जाएगा आपके पास CH3OH। ठीक है, एंड देन इधर आ जाएगा आपके पास 3/2O2। अब खुद ही देखिए आप यहाँ पे क्या मिल गया, CO2 से CO2 कैंसिल, H2O से H2O कैंसिल। अब यहाँ पे देख लीजिए O2 प्लस O2 कितना होगा, 2O2 होगा, कितना होगा? यस सर। O2 ये कहाँ से आया था, ओके और ये 2 से मल्टीप्लाई किए थे, O2 प्लस O2 2O2 हो गया, तो C प्लस 2H2 प्लस और यहाँ पे आ गया O2 प्लस O2 2O2 हो गया। ठीक है, तो इधर दे देगा आपके पास CH3OH और ये हो गया आपके पास 3/2O2। तो ये 3/2O2 ये एक साइड लेके चले जाते हैं, ये 1.5 है तो इधर आके ये क्या बन जाएगा C प्लस 2H2 और ये 2O2 है तो 1/2O2 हो जाएगा कि नहीं, विल गिव CH3OH। अब आप खुद ही बैलेंस है कि नहीं आप खुद ही देख लीजिए, एक कार्बन है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, हाफ O2 यानी एक ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन है। और हमने किया क्या है वही लिख रहा हूं मैं। अब हमने किया क्या है, पहले हमने सेकंड इक्वेशन को ऐड किया, सेकंड को थर्ड से ऐड किया 2 से मल्टीप्लाई करके, तो सेकंड वाले का वैल्यू था -393। ठीक है, अब किस में ऐड किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने और क्या किया, थर्ड वाले इक्वेशन का वैल्यू क्या था 286। और देखिए हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन को रिवर्स किया था बेसिकली, तो -726 था तो वो प्लस का 726 हो जाएगा कि नहीं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो किलो जूल पर मोल आ जाएगा। आरुषि यस सर, आ जाएगा। चलिए ये लिख लीजिए जरा, ये हो गया हो तो बता दीजिए, स्लाइड चेंज कर दूंगा, इसको लिख लीजिए। सर डन। डन। अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है। ठीक है, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको याद है, डेल्टा आर एच इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा डेल्टा जो भी दे रखा हो। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यही लिखवाया था ना। यस सर। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, ठीक है, सबसे पहले ये वाला देख लीजिए, CH3OH जो है वो 3/2O2 से रिएक्ट होके क्या बना रहा है आपका CO2 प्लस में 2H2O, यही बना रहा है ना। यस और सर। इस रिएक्शन का एंथैल्पी दे रखा है -726। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए सीधे सीधे मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा आर एच इज इक्वल टू सबसे पहले, ठीक है, प्रोडक्ट में कौन है भाई, प्रोडक्ट में CO2 है, H2O है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर देखिएगा क्वेश्चन में तो यहाँ पे गिवन है CO2 का फॉर्मेशन दे रखा है, H2O का फॉर्मेशन दे रखा है, तो ये प्रोडक्ट में दोनों है तो दोनों का वैल्यू लिख देता हूँ -393। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा पहले, वेट अ मिनट, यहाँ पे 2H2O है। ठीक है कि नहीं, ये CH3OH में 2H2O है, लेकिन यहाँ पे यस जो सर। फॉर्मेशन ऑफ H2O का वैल्यू दे रखा है, H2O का दे रखा है -286। तो यहाँ पे 2H2O हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, ठीक है, प्लस करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे -286 में, कर देंगे। यस और सर। O2 का कुछ गिवन नहीं है, इसका 0 होता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, अब माइनस कर देंगे रिएक्टेंट वाले से, तो रिएक्टेंट CH3OH का खुद ही दे रखा है -726। ठीक है, और इसका तो 0 होता है और इसका वैल्यू देख लीजिए, एक मिनट सॉरी, ये तो गिवन नहीं है, ये x गिवन है और डेल्टा आर एच का वैल्यू कितना है -726। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -726 इज इक्वल टू -393
ठीक है, और प्लस में 2 इंटू जो भी दे रखा है 286, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x, हो जाएगा कि नहीं? एक मिनट यस सर। ये माइनस नहीं होगा क्योंकि हमने लिया है ना, तो हम बस x लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में x रहेगा, क्योंकि हमने सपोज किया है, लेट्स सपोज जो CH3OH का है x है, तो ये माइनस में x होगा, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में और इसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे, तो x इज इक्वल टू -393 प्लस में 2 इंटू -286, ठीक है, और इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 726, ये पहला जैसा इक्वेशन बन गया। खुद ही देखिए पिछला इक्वेशन कैसा था, -393 यस सर। 2 इंटू -286 प्लस 726 आ गया आंसर। तो ये x किसका है, CH3OH का है, निकाल लीजिएगा, यस सर। इससे लिख लीजिए। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सर डन। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके।